Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of June 2021. तो 11 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज, सी सैट का कोर्स, इसके अलावा नोट्स जो डेली हिंदू के नोट्स एडिटोरियल्स हैं, उन तीनों के प्लान्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, है ना। तो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर किया करिए। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, कीलिंग कर्व समटाइम्स इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। कीलिंग कर्व इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, impact of education in societal well-being, economic inequality against income per capita, या D, a chain of volcanoes formed above a subducting plate। तो कीलिंग कर्व इनमें से क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज द लीगल टेंडर। इनमें से कौन सी कंट्री ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मतलब अडॉप्ट किया है? वर्ल्ड की पहली कंट्री है। ऑप्शंस आर ए ऑस्ट्रिया, बी कोलंबिया, सी वेनेजुएला, या डी एल सल्वाडोर। ये सारी मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़ बताए हुए हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई नया कंटेंट नहीं है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप ज़रूर आंसर कर सकेंगे। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑपरेशन पैंजिया। इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि ऑपरेशन पैंजिया को कंडक्ट करने का काम किया है? ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, या डी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑपरेशन पैंजिया? दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। प्लीज़ डू ट्राई टू आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस। आंसर्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एंड में, और जो कुछ नई चीज़ है मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिएगा। आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन द recent past it has been observed that India is slowly becoming more and more unitary। रिसेंट पास्ट में ये देखा गया है कि इंडिया जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, मोर एंड मोर यूनिटरी, एंड द स्टेट्स आर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द सेंटर। ठीक है ना। तो रिसेंट पास्ट में ये देखा गया है कि इंडिया इज स्लोली बिकमिंग मोर एंड मोर यूनिटरी एंड द स्टेट्स आर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द सेंटर। हाईलाइट द इवेंट्स एंड डिस्कस द वे फॉरवर्ड। मतलब आपको इवेंट्स डिस्कस हाईलाइट करने हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ आपको क्या डिस्कस करनी है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, मतलब किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है ना। सो दीज आर द क्वेश्चन। सो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर मैं नीचे लिंक दे ही दूंगा आपको आंसर राइटिंग के लिए, आप वहाँ जाकर के आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो यस्टरडे ऑल्सो मेनी पीपल आर राइटिंग दिस आंसर, दिस अ वेरी गुड थिंग, एंड बिलीव मी, आप अगर एक दूसरे का रिव्यू करेंगे तो आपको बहुत सारी कमियां दूसरे के आंसर में मिलेंगी, और आपको वो समझ में आएगा कि मिस्टेक्स कौन सी आपको नहीं करनी है। ठीक है ना। इन द आंसर राइटिंग आंसर पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है ना। तो प्लीज़ डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड एज वेल। अपनी तरफ से अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहले तो न्यूज़ ऐसी जो कि हिंदू में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन दूसरे वेबसाइट सोर्सेज पे या दूसरे न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस में, पीआईबी में मेंशन्ड है, तो वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। पहली जो न्यूज़ है वो है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने एक रिपोर्ट निकाली है अभी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने इंडिया के विंड एनर्जी मार्केट को स्टडी किया है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक, इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक, और इसको रिलीज किसने किया है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। तो इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक को रिलीज किया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने, और उनके अकॉर्डिंग अभी यह है कि इंडिया हैज़ पाइपलाइन ऑफ 10.3 गीगावाट, मतलब 10.3 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल स्टेट मार्केट्स के, वो पाइपलाइन में है, और 2023 तक 2023 तक इनका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इज सेइंग। ठीक है ना। और रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया है कि इंडिया विल इंस्टॉल 20 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2021-25। 2021 से 2025 के बीच तक लगभग 20 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी जो है इंस्टॉल करेगा इंडिया, ऐसा ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में, जिसका नाम है इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक, उसमें बताया है। ठीक है ना।
अब ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है उसके बारे में बता दूं कि 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। दिस वाज स्टैब्लिश इन 2005 एंड इट प्रोवाइड्स क्रेडिबल एंड रिप्रेजेंटेटिव फोरम फॉर इंटायर विंड एनर्जी सेक्टर एट द इंटरनेशनल लेवल। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे विंड एनर्जी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक फोरम प्रोवाइड करने का काम ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल कर रही है, ठीक है ना। दूसरी न्यूज़ है WHO के रिगार्डिंग। WHO ने अभी एक हैंडबुक बनाई है फॉर कंट्रीज टू मेजर देयर फूड बॉर्न डिसीज बर्डन। याद रखिएगा, WHO ने एक हैंडबुक डेवलप की है फॉर कंट्रीज टू मेजर देयर फूड बॉर्न डिसीज बर्डन, यानी कि उनके यहाँ कंट्री में कितनी फूड बॉर्न डिसीजेज हो रही हैं, क्या बर्डन चल रहा है, उसके रिगार्डिंग WHO ने हैंडबुक डेवलप की है, ठीक है ना। अब ये जो गाइड है, इट एम्स टू हेल्प नेशंस आइडेंटिफाई फूड सेफ्टी सिस्टम नीड्स एंड डेटा गैप्स। मतलब कि ये जो गाइड है, ये बुक जो है, ये हेल्प करेगी कंट्रीज को टू आइडेंटिफाई द फूड सेफ्टी सिस्टम नीड्स, क्या क्या फूड सेफ्टी सिस्टम के ज़रूरी है और कहाँ कहाँ गैप्स हैं, वो आइडेंटिफाई करने में ये हैंडबुक मदद करेगी। और किस तरीके से आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हो ताकि फूड बॉर्न डिसीजेस को कम से कम किया जा सके, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगे। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट डज नॉट कवर द केमिकल हैजार्ड्स, तो केमिकल हैजार्ड्स को ये कवर नहीं करता है। दूसरी चीज़ कि ये फूड एलर्जेंस को भी इंक्लूड नहीं करता है, इट डज नॉट स्टडी द फूड एलर्जेंस एज वेल, ठीक है। तो इसको याद रखिए। फूड बॉर्न डिसीजेस क्या होती हैं? दे आर कॉज्ड बाय द कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड अकर एट एनी स्टेज ऑफ द फूड प्रोडक्शन। मतलब कि ये वो डिसीजेज हैं जो कि फूड कंटेमिनेशन के कारण होती हैं और ये फूड प्रोडक्शन के किसी भी स्टेज में हो सकती है। मतलब कि फूड डिलीवरी के दौरान, फूड कंजम्पशन चेन के दौरान, तो कहीं पे भी हो रही है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जितनी भी डिसीजेज आएंगी या डायरिया जैसी डिसीज आएगी, फूड पॉइजनिंग आप सब जानते हैं, इवन कैंसर, कई बार कैंसर भी होता है, फूड बॉर्न डिसीज ही, मतलब इट इज़ वन ऑफ द वेरिएंट ऑफ दैट एज वेल। फूड बॉर्न के कारण भी कैंसर हो सकता है। सो डायरिया से लेकर के कैंसर तक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी फूड बॉर्न डिसीजेज में आती हैं, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है IIT खड़गपुर के जो साइंटिस्ट की टीम है, IIT खड़गपुर साइंटिस्ट टीम ने एक अर्ली डिटेक्शन ट्रॉपिकल साइक्लोन सिस्टम बनाया है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन को और ज़्यादा अर्ली डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाया। देखो अभी क्या होता है, एट प्रेजेंट क्या प्रोसेस है, एट प्रेजेंट जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा ये पता लगाया जाता है, सैटेलाइट के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि साइक्लोन बन रहा है। क्या होता है कि जब साइक्लोनिक डिप्रेशन बनेगा, लो प्रेशर एरिया जब क्रिएट होना शुरू होता है ओशंस के ऊपर, तो उसको स्टडी करके रिमोट सेंसिंग की मदद से, सैटेलाइट्स की मदद से उस लो प्रेशर एरिया को स्टडी किया जाता है और वहाँ से पता लगता है कि यहाँ साइक्लोनिक डिप्रेशन आ रहा है, यहाँ साइक्लोन आएगा। अब यहाँ पर एक जो टीम है IIT खड़गपुर की, उसने एडी करंट, याद रखिएगा ये जो टेक्निक है ये एडी करंट्स को स्टडी कर रही है। एडी करंट्स क्या होता है, देखो क्या होता है, एडी जो है ये इलेक्ट्रिकल का भी टर्म है, एडी करंट्स के नाम से आता है, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का भी, फ्लूइड डायनामिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एक तरीके से ये रिवर्स करंट है। जैसे मान लो जब फॉर्मेशन होना शुरू होगा, बिल्कुल प्री फॉर्म में रहेगा, मतलब जब बिल्कुल स्टार्टिंग रहेगी कहना चाहिए साइक्लोन फॉर्मेशन की, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जिसमें ये रिवर्स करंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिनको एडी वॉर्टिसेस बोलते हैं, एडी वॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एडी करंट्स जो हैं ये जब बनना शुरू होते हैं तो उनको स्टडी करने के लिए यहाँ पे IIT खड़गपुर ने कहा है कि सैटेलाइट डिटेक्शन से पहले भी अगर आप चाहें तो एडी वॉर्टिसेस को, जो एटमॉस्फेरिक कॉलम में बनते हैं, अपर एटमॉस्फेरिक कॉलम्स में जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना शुरू होता है, तो उस कारण उससे आप इसको पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सो फार रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हैव डिटेक्टेड देम एट द अर्लीस्ट। अभी तक तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक से ही सबसे अर्लीस्ट डिटेक्ट हुए थे, बट नाउ यहाँ पे देखो जो स्टडी की है उन्होंने क्या बोला, प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोनिक सिस्टम, मतलब साइक्लोनिक सिस्टम बनने से पहले भी क्या होता है, इनिशियल एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, एंड वॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इसको हम एडी करंट बोल रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स करंट बोल रहे हैं। तो एडी करंट्स को स्टडी करके ये बेसिकली कह रहे हैं कि आप पता लगा सकते हैं कि साइक्लोन आने वाला है कि नहीं। तो ये IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है। अगली न्यूज़ है लंदन बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अब ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि लंदन बेस्ड है, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट,
और इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ठीक है ना। इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। निकाली किसने है, लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट क्या एनालाइज करता है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मतलब कि जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है उनमें कितना पैसा लगेगा, क्या है क्या नहीं है, कितने लोग पॉवर्टी में हैं, कितने लोग पॉवर्टी में जाएंगे, ये सारी चीज़ें स्टडी करता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका है एंड इंडिया माइट लूज अबाउट 3 to 10% ऑफ इट्स GDP एनुअली बाय 2100। तो हम अपनी GDP का 3 से लेकर 10% तक लूज कर सकते हैं बाय 2100 एंड पॉवर्टी रेट जो है वो राइज हो सकता है बाय 3.5% इन 2040। 2040 तक जो पॉवर्टी रेट है वो राइज कर सकता है बाय 3.5%। दिस इज व्हाट दिस रिपोर्ट इज सेइंग एंड इंडिया इज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग कंसिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज के कंसिक्वेंस हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं एंड किस तरीके से फेस कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम हीट वेव्स हो रही हैं, सीवियर फ्लडिंग हो रही है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गया है, सी लेवल फॉल कर रहा है, स्टॉर्म्स, कैटास्ट्रॉफिक स्टॉर्म्स हर जगह आ रहे हैं। तो ये सारे एविडेंसेस ही हैं कि क्लाइमेट चेंज का नुकसान क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगली न्यूज है Airbnb, ईज माई ट्रिप, ओयो एंड यात्रा, दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यू इंडस्ट्री एसोसिएशन कॉल्ड कन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये आप याद रखिएगा इसको, CHATT, आप इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना। कन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। अब टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर के ये कन्फेडरेशन बनाया गया है। Airbnb, ईज माई ट्रिप, ओयो यात्रा ने मिलकर के बनाया है कन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, और ये हेल्प करेगा स्मॉल कंपनीज को, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी प्लेयर्स को कि वो आकर के जो ये डोमेस्टिक टूरिज्म है और डिजिटल उसका ट्रांसफॉर्मेशन करे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करे डोमेस्टिक टूरिज्म का, ठीक है ना, उसको प्रमोट करें। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडिया एंड थाईलैंड ने अपनी जो एक्सरसाइज है जिसको कॉर्पैट बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स कॉर्पैट, एंड इसको इनॉग्रेट किया एंड दिस वाज विद द एम ऑफ रीइंफोर्सिंग मैरीटाइम लिंक्स बिटवीन द टू कंट्रीज एंड टू कीप इंडियन ओशन सेफ सिक्योर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंडियन ओशन को सेफ सिक्योर रखना इसका मेन एम रहता है इस एक्सरसाइज का। कॉर्पैट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, याद रखिएगा। कॉर्पैट का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स। तो दीज वर द न्यूज आइटम्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एसेंशियल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कीलिंग कर्व मैं आपको बता देता हूं, जो कीलिंग कर्व मैंने पूछा था, तो कीलिंग कर्व एक्चुअली में इट्स अ ग्राफ ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड करता हूँ, डेली के जो नोट्स है ना, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कीलिंग कर्व इज द ग्राफ ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस मेजरमेंट टेकन एट द मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी। तो हवाई आइलैंड्स में मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे कंटिन्यूअसली मेजरमेंट किया जा रहा है और ये ग्राफ बन रहा है जो कीलिंग कर्व का, ये एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा है उसका ये ग्राफ है, ठीक है ना। 1958 से मौना लोआ जो ऑब्जर्वेटरी है, मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी हवाई आइलैंड्स में 1958 से वहाँ पे इस तरीके से मतलब एक्यूमुलेट किया जा रहा है डेटा और इसकी मदद से ये कर्व बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो आंसर हो जाएगा कीलिंग कर्व का वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपको आंसर पता चल गया। बाकी दो आंसर आपको पता ही है कि पहली कंट्री जिसने बिटकॉइन किया है लीगल वो एल सल्वाडोर है और जो ऑपरेशन पेंजिया है वो इंटरपोल का ऑपरेशन है। मैंने बताया था आपको कि जो फेक मेडिसिन और इस तरह के उनको बस्ट करने के लिए बनाया गया ऑपरेशन, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नाउ लेट्स मूव टू द मैप ऑफ द डे। नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ द डे। अब इस मैप ऑफ द डे में मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो कनाडा का मैप है। बेसिकली कनाडा के मैप में मुझे आपको ब्रिटिश कोलंबिया दिखाना था। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ब्रिटिश कोलंबिया आपको दिखाना था। रीज़न मैं आपको बता दूंगा, बट अभी आप अगर अपन देखें कनाडा का ये मैप है, नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड कॉन्टिनेंट में आता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। सबसे ऊपर का जिसमें जो पार्ट है कनाडा के ऊपर भी यहाँ पे अलास्का वाला पार्ट है जो कि यूएसए के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये तो आप पहले याद रख लीजिए। फिर कनाडा स्टार्ट होता है। कनाडा के अंदर
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले कनाडा का जो कहना चाहिए नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे यूकॉन टेरिटरी आपको मिलेगा, दैट इज नोन एज द रीजन ऑफ यूकॉन टेरिटरी, ठीक है ना। और यूकॉन टेरिटरी में ही यहाँ पे आपको मैकेंजी माउंटेन्स दिख रहा होगा, देखो मैकेंजी माउंटेन्स दिख रहा है, इसके नीचे इधर मैकेंजी माउंटेन्स दिख रहा है। फिर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखो ब्रिटिश कोलंबिया, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। अब ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है, कनाडा में है, याद रखिएगा, कैनेडियन प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया का। तो नाम में अगर ब्रिटिश कोलंबिया आप जाएंगे तो ना ही ये ब्रिटेन में है, ना ही ये कोलंबिया में है कहाँ पे, कनाडा में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज द पार्ट, और ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि ब्रिटिश कोलंबिया है। और ये रॉकी माउंटेन्स की रेंजेस यहाँ शुरू हो जाती हैं, यहाँ से फिर ये यूएसए में भी जाती हैं, ये रॉकी माउंटेन्स है। तो ये मुझे आपको दिखाना था थोड़ा, ब्रिटिश कोलंबिया क्यों न्यूज़ में है मैं आपको बता दूंगा आगे। यूकॉन टेरिटरी पहले आपने देख लिया, फिर नीचे आप गए देखे थोड़ा, मतलब कहना चाहिए जो कनाडा का वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोविंस है। फिर रॉकी माउंटेन्स दिखाया मैंने आपको, उसके ऊपर मैंने आपको मैकेंजी माउंटेन्स दिखाया, ठीक है ना, मैकेंजी माउंटेन्स भी दिखाया मैंने आपको। और फिर यहाँ पर थोड़ा आएंगे आप, जैसे इधर साइड आ जाए आप, कनाडा में इधर साइड आएंगे तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड दिखेगा, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा बैफिन आइलैंड दिखेगा, देखो बैफिन आइलैंड दिखेगा, और ये बैफिन बे भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बैफिन बे या डेविस स्ट्रेट कहाँ पर है, तो ये कनाडा है और ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है ना, कनाडा है और ये ग्रीनलैंड डेनमार्क वाला पार्ट है। तो यहाँ पे बीच में आता है बैफिन बे और आपका डेविस स्ट्रेट, ठीक है ना। तो इन दोनों को याद रखिएगा, बैफिन बे, डेविस स्ट्रेट कहाँ के बीच में आता है, कनाडा वाले पार्ट में जो बैफिन आइलैंड्स हैं, ये देखो यहाँ पे बैफिन आइलैंड्स भी हैं और ये बैफिन बे है, और फिर आपका ग्रीनलैंड शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखना कि ये कनाडा का जो बैफिन आइलैंड है और यहाँ पे जो ग्रीनलैंड वाला पार्ट है उसके बीच में बैफिन वे पड़ता है, और ये आपका डेविस स्ट्रेट पड़ता है, ठीक है ना, डेविस स्ट्रेट पड़ता है, ठीक। फिर यहाँ पर आप देखोगे ये जो रीजन है ना, ये रीजन जो है ये लैब्राडोर कहलाता है, और इसको लैब्राडोर सी बोलते हैं। और यहाँ से करंट आता है, कोल्ड ओशियनिक करंट आता है, जिसको हम लैब्राडोर करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये लैब्राडोर का रीजन है, लैब्राडोर का रीजन आपका कनाडा में है, और ऊपर उसके लैब्राडोर सी है, और लैब्राडोर सी वाले रीजन से ही आपका एक कोल्ड ओशियनिक करंट आता है, जिसका नाम बोलते हैं हम लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट वहीं से आता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट सिटी, जैसे कि यहाँ पर ये तीन बहुत फेमस है, मॉन्ट्रियल, ओटावा और टोरंटो। मॉन्ट्रियल, ओटावा और टोरंटो देखो साउथ ईस्टर्न रीजन, बिल्कुल साउथ ईस्ट वाले पार्ट में है, ठीक है ना। तो कनाडा के एकदम साउथ ईस्ट पार्ट में तीनों हैं, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर याद कर लीजिए, मॉन्ट्रियल, ओटावा एंड टोरंटो। तो मॉन्ट्रियल सबसे ऊपर, फिर ओटावा उसके नीचे, फिर टोरंटो सबसे नीचे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज है कनाडा की, इसको याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल, फिर ओटावा और टोरंटो, ये तीनों आपकी आती हैं कहाँ पे, साउथ ईस्ट वाले रीजन में आती हैं, और मॉन्ट्रियल सबसे ऊपर, फिर ओटावा, फिर आपकी टोरंटो, ठीक है ना। और इधर साइड फिर बीच में देखोगे मॉन्ट्रियल से भी ऊपर आपकी यहाँ पे ओंटारियो है, ओंटारियो से ऊपर आपका यहाँ पे क्यूबेक है, ये भी फेमस है। ओंटारियो आपका मॉन्ट्रियल से ऊपर है, तो मतलब इसको लोकेशन को दिमाग में थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना। और यहाँ पर देखो यहाँ पर आती वैंकूवर, वैंकूवर आपका मॉन्ट्रियल से तो ऊपर है बट ओंटारियो से नीचे है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या याद करना है इंपॉर्टेंट सिटीज का, क्यूबेक, ओंटारियो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ओटावा और टोरंटो, ये याद रखिएगा, QOVMOT, ठीक है ना, QOVMOT। तो पहला क्यूबेक, फिर ओंटारियो, फिर वी से वैंकूवर, फिर आपका मॉन्ट्रियल, ओटावा एंड टोरंटो। तो QOVMOT, ये ऊपर से नीचे की इंपॉर्टेंट सिटीज का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट सिटीज वो नहीं पूछेगा, इन्हीं में से अगर वो ऑर्डर पूछता है तो इन्हीं में से पूछेगा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ब्रिटिश कोलंबिया मैंने आपको बता ही दिया है, और इधर रॉकी माउंटेन्स आपको दिखा दिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप ऑफ द डे। अब देखो मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि आज अगर आप देखो तो एडिटोरियल मतलब 5वें पेज में एक न्यूज़ है, चाइम टेलीस्कोप यील्ड्स अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स। तो अब ये चाइम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। चाइम टेलीस्कोप का फुल फॉर्म है कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? चाइम का फुल फॉर्म है कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट कोलैबोरेशन, ठीक है ना। इसको पहले तो याद कर लो, कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना।
चाइम कोलैबोरेशन जो है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, जैसे कि TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी इसका पार्ट है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स भी इसका पार्ट है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोलैबोरेट करके लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फास्ट रेडियो बर्स्ट, यानी कि फास्ट रेडियो बर्स्ट टेलीस्कोप कहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, ब्रिटिश कोलंबिया में किया है, आपका ब्रिटिश कोलंबिया वाले पार्ट में ही किया है। एंड ये जो चाइम है कि इसने बहुत सारे फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRBs को मतलब डिटेक्ट किया है, ठीक है ना, बहुत सारे FRBs को डिटेक्ट किया है। FRBs का डिटेक्शन बहुत ही एक रेयर फिनोमिना में आता है, ठीक है ना। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स का जो एक्यूमुलेशन है या उनका जो कहना चाहिए कि उनको साइट करना या उनको कैप्चर करना उनके मूवमेंट को, काफ़ी ज़्यादा एक अनप्रेसिडेंटेड, एक काफ़ी ज़्यादा टफ फिनोमिना है। बट ये जब से ये चाइम एक्सपेरिमेंट ब्रिटिश कोलंबिया में इस्टेब्लिश किया गया है, इसने काफ़ी ज़्यादा किया है। तो FRBs होते क्या हैं, दे आर ऑडली ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट, दे आर ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट रजिस्टरिंग इन द रेडियो बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये रेडियो बैंड में होते हैं, ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट होते हैं, दे आर ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द रेडियो बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहली चीज़ तो याद रखिएगा। और चाइम प्रोजेक्ट जो है इट्स अ लार्ज, याद रखिएगा, देखो चाइम प्रोजेक्ट इज अ लार्ज स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप इन द ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा, ठीक है ना। चाइम प्रोजेक्ट क्या है, लार्ज स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप इन द ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, ठीक है ना। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इट हैज बीन अ गेम चेंजर एंड हैज नियरली क्वाड्रपल्ड द नंबर ऑफ फास्ट रेडियो बर्स्ट डिस्कवर्ड टू डेट। तो फास्ट रेडियो बर्स्ट जो डिस्कवरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस चाइम स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप इन द ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल ऑफ द डे। आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड एन अनवांटेड टग ऑफ वॉर। अब यहाँ पर ऑथर ने फेडरलिज्म के ऊपर एक क्रिटिक लिखा है, जो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक हाई हैंडेड अप्रोच लेकर के चल रही है, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहली बात ऑथर ने 2 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट तो ये बताया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट एजेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑथर का सबसे पहला जो प्रपोजिशन है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट एजेंसीज नहीं है सेंटर की, दे आर नॉट द सबऑर्डिनेट एजेंसीज ऑफ द सेंटर, है ना। एंड देयर आर नो डाउट मैटर्स इनंसिएटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द सेंटर्स डिसीजन हैव प्राइमेसी ओवर those of the state government, but this does not extend to holding of meetings even if they are called by the president। ऑथर का प्राइम मिनिस्टर, ऑथर का ये कहना है कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमेसी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना, मीटिंग्स में इन मुद्दों पर, इन मैटर्स पे इतना ज़्यादा भी वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देता है। स्टेट्स आपके सबऑर्डिनेट एजेंसीज नहीं है इस तरीके से कि आप उनको किसी भी तरीके से ट्रीट करो, मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि ये मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप नहीं है और दे आर नॉट सबऑर्डिनेट, दे आर एक्चुअली द पार्ट जो कि वो सेंटर को बना रहा है ना। इंडिया खुद अपने आप में यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो अगर आप स्टेट्स को हटा देंगे तो फिर वो यूनियन किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। देयरफॉर स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये कह रहा है ऑथर। दूसरा पॉइंट जो ऑथर बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं यूपीएससी द्वारा, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, यूपीएससी द्वारा होते हैं। लेकिन जब उनका कार्डर एलोकेशन होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज में जो कार्डर एलोकेशन होता है, उसके बाद वो कहाँ चले आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में। तो जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट में है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी उनके ऊपर अधिकार रहेगा। अगर यहाँ पर जैसे बात चल रही है अल्पन बंदोपाध्याय की बात चल रही है, जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले शो कॉज नोटिस दिया कि आप क्यों हट गए मीटिंग से, और उसके बाद उन्होंने वहाँ डेपुटेशन पे बुलाया, सेंट्रल में डेपुटेशन पे बुला लिया, है ना। सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑथर का ये कहना है कि भाई ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, जब वो उनको कार्डर एलोकेट आपने कर दिया, जब आपने उनको वेस्ट बंगाल भेज दिया, वहाँ पे वो चीफ सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गए ना। हाँ, अगर वो डेपुटेशन पे सेंटर में आए होते, दिल्ली आए होते, तो आपका बहुत हक था उनके ऊपर, आप उनको जो चाहो वो बोल सकते हो। बट जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट में है तो क्या आपको उनको बुलाने से पहले वहाँ की चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? दिस इज व्हाट द ऑथर इज आस्किंग कि यू शुड हैव डिस्कस दिस फर्स्ट, है ना। दूसरी चीज़ जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर डेपुटेशन में कोई किसी ऑफिसर को आप बुला रहे हैं,
स्पेशली इन द रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीज रैंक पे, तो आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए उस ऑफिसर से भी, वेदर ही वांट्स टू गो ऑन डेपुटेशन और नॉट। और जिसके रिटायरमेंट में केवल 3 दिन बचे हुए हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके रिटायरमेंट में केवल 3 दिन बचे हुए हैं, आप उसको बोल रहे हो कि अपना जितना भी सामान है उसको उठा करके दिल्ली चले जाओ, है ना। सो वेदर दैट इज राइट और नॉट, यहाँ पे ऑथर ने इन सारी चीज़ों को एक हाई हैंडेड अप्रोच का नाम दिया। द ऑथर इज कॉलिंग दैट हाई हैंडेड अप्रोच। तो ये हाई हैंडेड अप्रोच है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, what the central government is doing is that they are taking administrative arrogance, they are showing political and administrative arrogance and revengeful attitude। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि वो मीटिंग में थे लेकिन वो चले गए। अब मीटिंग से चले गए तो उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई चीफ मिनिस्टर के आदेश का पालन कर रहे थे, और चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत जब वो आ रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर के आदेश का पालन करना क्या गलत है। दिस इज द क्वेश्चन दैट शुड बी आस्क्ड, ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन दैट शुड बी आस्क्ड। फिर ऑथर ने ये कहा है कि दिस इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरोगेंस एंड रिवेंजफुल एटीट्यूड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये रिवेंजफुल एटीट्यूड है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो ऑफिसर हैं उनको बुक किया गया है सेक्शन 51B ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सेक्शन 51B ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसका जो ये कहता है कि अगर सेंटर के डायरेक्शन से आप कंप्लाई नहीं कर पाते हो, मतलब इफ़ यू फेल टू कंप्लाई विद द सेंटर्स डायरेक्शन, तो भाई क्लियर कट बात ये है, जब कॉमन सेंस ये कहता है कि ये उस केस में है अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिए होते क्लाइमेट चेंज को, सॉरी डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए, और आपने वो फॉलो नहीं किया होता तो आपके ऊपर ये लगेगा। ऐसा नहीं कि मीटिंग में आप नहीं बैठे या मीटिंग से जल्दी चले गए इसलिए आपके ऊपर ये आर्बिट्रली 51B लगा दिया जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लाई करने वाली बात नहीं है। मीटिंग में बैठना या नहीं बैठना, या देर तक बैठना या जल्दी चले जाना, ये इस चीज़ के ऊपर, इस बेसिस पे आप 51B सेक्शन लगा ही नहीं सकते। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। तो एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन है, जो एक्ट्स और सेक्शंस हैं उनका इंटरप्रिटेशन भी सेंटर अपने हिसाब से कर लेता है, मतलब अपने ढंग से कर लेता है कि जैसे उसको यूज करना वैसे वो कर लेगा। सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि ये जो चीजें हो रही हैं, दे आर शोइंग दैट जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, जो हाई हैंडेड अप्रोच है, जो रिवेंजफुल एटीट्यूड है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एरोगेंस है, वो सेंटर की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एडिटोरियल आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम्स। आगे की न्यूज़ आइटम्स देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन मूव विद मी। बिडेन एंड जॉनसन सीक टू साइन न्यू अटलांटिक चार्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, न्यू अटलांटिक चार्टर की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम अटलांटिक चार्टर की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में अटलांटिक चार्टर क्या है? इट्स अ डिक्लेरेशन which was signed by British Prime Minister Winston Churchill and US President Franklin D. Roosevelt। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट US प्रेसिडेंट थे, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था आपका अटलांटिक चार्टर। ये 1941 अगस्त 1941 में साइन किया गया था। ये साइन किया गया था फॉर सेटिंग आउट कॉमन गोल्स फॉर द वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड के लिए जो क्या गोल्स होने चाहिए उनके रिगार्डिंग ये साइन किया गया था, ठीक है ना। अब जो बाइडेन का और बोरिस जॉनसन का ये कहना है कि नए अटलांटिक चार्टर की ज़रूरत है। नया अटलांटिक चार्टर जो रहेगा वो फ्री किस चीज़ों पे मतलब बेस्ड रहेगा? वो बेस्ड रहेगा प्रिंसिपल्स पे, इंस्टीट्यूशंस को डिफेंड करना, वैल्यूज़ पे, डेमोक्रेसी पे, ओपन सोसाइटी पे, ठीक है ना। पहला वाला जो था वो फ्री वर्ल्ड, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल और फ्री ट्रेड, इन पे डिपेंडेंट था। भाई उस समय की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, आज की प्रॉब्लम्स दूसरी हैं। आज वैल्यूज़ की बात है, आज एथिक्स की बात है, आज इंस्टीट्यूशंस को सेफगार्ड करने की बात है, आज डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने की बात है। तो जो नया चार्टर होगा वो इसके लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई पूरे विश्व का ठेका USA और UK ही क्यों ले रहे हैं, है ना। तो मेरा सवाल ये है कि भाई ये पहली चीज़ तो तब का जो अटलांटिक चार्टर था वो तो आपने दोनों ने साइन कर लिया। अब का जो नया अटलांटिक चार्टर होना चाहिए उसमें सारी कंट्रीज़ का हिस्सेदारी करो, है ना। सिर्फ आप लोग ठेका लेकर के मत बैठो मेरे हिसाब से। दिस शुड बी दिस ये नहीं होना चाहिए। आप डिसाइड मत करो कि कहाँ डेमोक्रेसी आएगी, कहाँ डेमोक्रेसी नहीं आएगी। यू शुड नॉट डिस्कस दीज थिंग्स, है ना।
आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव विद मी. सो दैट इज इट फ्रॉम द न्यूज एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.